सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। नमस्कार। आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय द्वारा आयोजित 2 साप्ताहिक इस पुनश्चर्या कार्यक्रम अर्थात रिफ्रेशर कोर्स में आप सभी प्रतिभागियों का स्वागत है। आज ये हमारा तीसरा दिन है और तीसरे दिन का पहला सत्र है। निसंदेह इस रिफ्रेशर कोर्स में आप सभी प्रतिभागी जो जुड़े हुए हैं वे अपने अपने क्षेत्र के विद्वान हैं, विशेषज्ञ हैं और उनके बीच किसी बात की चर्चा और बहस करना एक चुनौती भी होती है, लेकिन उसमें संभावनाएं भी असीमित होती है। और हम इसी विश्वास के साथ हमने इस आभासी मंच को भी संवाद परक बनाने का प्रयास किया है। आज जो हमारे बीच इस पहले सत्र में जुड़ रहे हैं, भारत हिंदी ही नहीं भारतीय रंगमंच के जाने माने समीक्षक, निर्देशक, नाट्य शिक्षक, प्रशिक्षक डॉक्टर सतीश पावड़े जी हैं। हम उनका इस आभासी मंच पर स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ एक और सूचना दे दूं कि जो दूसरा सत्र होगा, हमारे डॉक्टर सतीश जी वर्धा से जुड़े हैं अभी। दूसरे सत्र में डॉक्टर मोनिका ठक्कर जी मुंबई से जुड़ेंगी और जो तीसरा सत्र होगा उसमें चंदौली से बिरहा के जाने माने गायक और लोक कवि मंगल यादव कवि जुड़ेंगे। मित्रों, ये जो हमारा सत्र है आज का, बहुत ही गंभीर विषय है और कहें तो लोक को शास्त्र में, शास्त्रीयता में गढ़ने वाले पहले जो विद्वान भरत मुनि, जिसको हम जानते हैं भरत मुनि के नाम से, और जिनकी रचना को पंचम वेद भी कहा गया है, तो उसी लोक परंपरा और उसके बाद जो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में क्या लिया, किन चीजों को समेटा, इस पर बहुत गंभीर चर्चा होने वाली है। तो आज का हमारा ये टॉपिक है, विषय है भारत के नाट्य शास्त्र में लोक। जैसा मैंने बताया, डॉक्टर सतीश पावड़े जी महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिल्म एंड थिएटर विभाग में अध्यापन कर रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य नाट्य सेंसर बोर्ड के सदस्य डॉक्टर सतीश पावड़े जी मराठी विश्वकोश अर्थात एनसाइक्लोपीडिया के नाट्य ज्ञान मंडल के भी पूर्व सलाहकार रहे हैं। आप प्रतिभागियों को ये सूचित करना चाहूंगा कि पावड़े जी के नाटक, समीक्षा, चरित्र अनुवाद, रूपांतर एवं संपादित पुस्तकों की लगभग 28 से ज्यादा पुस्तकें हैं। डॉक्टर सतीश पावड़े जी ने लगभग 38 नाटकों का निर्देशन किया है और 21 नाटकों का लेखन किया है। 20 नाटकों का अनुवाद एवं रूपांतरण भी डॉक्टर साहब के नाम है। आपको स्मिता पाटिल स्मृति पुरस्कार, यूनेस्को क्लब्ज अवार्ड, मगन ऑनर अवार्ड, मां जियाऊ पुरस्कार, संगीत सूर्य पुरस्कार एवं महाराष्ट्र सरकार का सर्वश्रेष्ठ नाटककार सहित आपको दर्जनों पुरस्कार मिल चुके हैं। महाराष्ट्र शासन के कामगार कल्याण मंडल का सर्वोत्कृष्ट प्रायोगिक नाट्य लेखन तथा लगातार 3 वर्ष आपको सर्वोत्कृष्ट नाटककार का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। आपने पुरस्कारों की हैट्रिक भी दर्ज की है सर। आपके द थिएटर ऑफ द अबसर्ड समीक्षा ग्रंथ को
महाराष्ट्र सरकार के साहित्य संस्कृति मंडल के अलावा विदर्भ साहित्य संघ, विदर्भ संशोधन मंडल, मातोश्री सूर्यकांता देवी पोटे स्मृति प्रतिष्ठान तथा श्रेयस शोध केंद्र एवं वाचनालय आदि के पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। लुइस लिविलिया विश्वविद्यालय अमेरिका में ब्लैक एंड दलित थिएटर के तैलनिक अध्ययन का आपने प्रस्ताव स्वीकृत करवाया था। श्रीलंका के डे ड्रीम थिएटर संस्था का थिएटर एक्सीलेंस अंतरराष्ट्रीय सम्मान से भी आपको सम्मानित किया गया है। हाल ही में आपके मराठी रंगभूमि आणि अवसर्ड थिएटर इस नाट्य समीक्षा ग्रंथ को जागतिक अंबेडकरवादी साहित्य महामंडल का राष्ट्रपिता महात्मा फूले राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार तथा इंदिरा भालचंद्र नाट्य समीक्षा पुरस्कार आपको दिया गया है। इसके अलावा आपको बाल रक्षक प्रतिष्ठान का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, राष्ट्रमाता जियाऊ पुरस्कार, स्वामी विवेकानंद राष्ट्र निर्माण पुरस्कार, राजभाषा समिति का मराठी सेवी सम्मान, अंबेडकर साहित्य पुरस्कार, ज्ञान तपस्वी डॉक्टर श्रीकांत जिचकार साहित्य सेवा सम्मान आदि अनेक महत्वपूर्ण सम्मानों से आपको नवाजा जा चुका है। प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति, कला एवं पुरातत्व विषय में आपको 3 स्वर्ण पदक प्राप्त हैं। अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय जर्नल में आपके लगभग 70 से अधिक शोध निबंध प्रकाशित हैं। भारत सरकार के संगीत नाटक अकादमी की रिसर्च प्रोजेक्ट फेलोशिप से भी आप सम्मानित हैं। आप संगीत सूर्य केशव भोसले राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तथा श्रीलंका के प्लाटो परफॉर्मिंग आर्ट्स अकादमी के मानद अकादमिक सलाहकार भी हैं। अंतरराष्ट्रीय अनुवाद एवं शोध संस्था मुंबई के आप निर्देशक एवं अनुवाद सृष्टि शोध पत्रिका के संपादक भी हैं। आपने सर हमें मौका दिया और ऐसे गंभीर विषय को आपने हमें उठाने का और इस पर चर्चा करने के लिए आपने ये समय दिया, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। निस्संदेह जैसा कि मैंने कहा कि जिसे हम पंचम वेद कहते हैं, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र, जहां एक तरफ शिव के नटवेश की जड़ें लटें जुड़ती हैं तो दूसरी तरफ प्रजापति की एक जो सामाजिक और सिस्टमैटिक चीजों को करने की जो जद्दोजहद है उसकी भूमिका भी जुड़ती है। और वहां से जो 36 अध्याय में भरत मुनि जिन चीजों को रखते हैं, व्यवस्थित करते हैं, पहली बार सिर्फ नाटककार ही नहीं, अभिनेता, सामाजिक दर्शक, संगीत, नृत्य आदि सभी का समायोजन करते हैं। तो ऐसे में यह ग्रंथ उस समंदर की तरह है जो जिस नजरिए से, दृष्टि से जाता है, डूबता है, उतने ही मणियों को निकाल करके लाता है। तो मैं बिना देरी किए डॉक्टर सतीश पावड़े जी को माइक सौंप रहा हूं। वो अपनी बात रखेंगे भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में लोक पर, और फिर उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। सर डॉक्टर सतीश पावड़े जी। आदरणीय श्री धर्म सर जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया आप सभी लोगों से बात करने का। और जो एक प्रस्तावना मुझे करनी थी वो पार्श्वभूमि वो आपने अभी तैयार कर दी है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने नाट्यशास्त्र के बारे में कही। तो जो भी प्रतिभागी है इस रिफ्रेशर कोर्स में, उनका भी मैं सहे दिल से स्वागत करता हूं और अपनी खुशी भी जाहिर करता हूं कि आप जैसे सुधी लोगों से, विद्वान लोगों से बात करने का मौका मिलता है। मैं अधिक समय नहीं गमाऊंगा। मुझे लगता है कि शायद नाट्य शास्त्र ये नाम, भरत मुनि ये नाम शायद सभी को मालूम होगा, क्योंकि ये ऐसा ग्रंथ है, ऐसा बृहद विश्वकोश है कि जो भी एकेडमिक्स में है वो निश्चित रूप से ये नाम से परिचित होंगे ही। रहा सवाल ये कि मैं जिस विषय को लेकर आपसे बात करने वाला हूँ या अभी कर रहा हूँ, तो नाट्य शास्त्र की और देखने की मेरी एक अपनी भूमिका है, वो शायद अलग हो सकती है। मैं बिल्कुल कोई पोथी पुराण या कोई वेद या कोई धार्मिक ग्रंथ के रूप में मैं
नाट्यशास्त्र को बिल्कुल नहीं देखता हूँ। मुझे नाट्यशास्त्र में विज्ञान नजर आता है, मुझे नाट्यशास्त्र में रसायन शास्त्र नजर आता है, मुझे सारे साइंस नाट्यशास्त्र में नजर आते हैं, मुझे भूगोल नजर आता है। और सबसे बड़ी बात कि एक ऐतिहासिक दृष्टि से मैं नाट्यशास्त्र को देखता हूँ। एक और मेरी ये अपेक्षा भी है कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट से, एक रैशनल टेम्परामेंट से हमने नाट्यशास्त्र की ओर देखना चाहिए। अगर हम केवल नाटकों में आए मिथक के आधार पर नाट्यशास्त्र का अनुशीलन करेंगे, नाट्यशास्त्र में जो दैवी उत्पत्ति की कथाएं आई है या कई ऐसी मिथक कथाएं, दंत कथाएं आई है, उसी के आधार पर अगर हम नाट्यशास्त्र देखेंगे तो मात्र केवल ये एक दैवी ग्रंथ बन के रह जाएगा। तो मेरी अपेक्षा है कि इसके आप विज्ञानवाद, विवेकवादी दृष्टिकोण से नाट्यशास्त्र को देखें। अब जैसे कि हमारा विषय है कि भरत के नाट्यशास्त्र में लोक, तो मेरा सबसे पहला कहना है कि लोक की जो हम बात कर रहे हैं, ये कोई अलौकिक लोक नहीं है, बल्कि ये लौकिक है। ये आज जो हमारा समाज है, हम भी लोक में से है, आज जो हमारा समाज है वो भी लोक ही है। और भरत के समय में भी जो समाज था वो भी लोक था, और जिसको भरत ने लोक कहा वही समाज था। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि बहुत संक्षेप में नाट्यशास्त्र का परिचय मैं आपको करा दूं। तो आप सभी सुधीजन जानते हैं कि नाट्यशास्त्र जो ग्रंथ है यह सभी ललित कलाओं का, तो ललित कलाएं कौन सी है, तो नृत्य, नाट्य, संगीत, चित्रकला, शिल्पकला, इसके अलावा साहित्य कला और काव्य कला का भी उसमें समावेश है। लेकिन चूंकि हम लोग प्रदर्शनकारी कला की बात कर रहे हैं, ललित कलाओं की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं ये नृत्य, नाट्य, संगीत, चित्रकला और शिल्पकला की बात कर रहा हूँ। तो नाट्यशास्त्र जो है सबसे पहले ये इन सब ललित कलाओं का बृहद विश्वकोश है, और इसलिए मैं खुद 20 साल से नाट्यशास्त्र पढ़ रहा हूँ। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि कभी कोई एक श्लोक समझ में आ जाता है, कभी कभी कोई एक श्लोक समझने में कई साल लग जाते हैं, और आज भी नाट्यशास्त्र को मैं पूरा नहीं समझ पाया हूँ। तो आप ये देखेंगे कि उसकी जो सघनता है, जो गहनता है, जो व्याप्ति है, वो कितनी बड़ी होगी। और इसीलिए मैं इसको इंसाइक्लोपीडिया के रूप में मैं देखता हूँ। दूसरा ये है कि आमतौर पर ये मान्यता है, जो हमारा मान्यतावादी इतिहास है वो ये कहता है कि भरत के नाट्यशास्त्र की रचना जो है वो भरत मुनि ने की, क्योंकि ये मान्यता है हमारी, वो पीढ़ियों दर पीढ़ियों चली आ रही है, कई हजारों सालों से चली आ रही है। लेकिन मैंने जितना भी अध्ययन किया है साइंटिफिक टेम्पर से, रैशनलिस्ट टेम्पर से, तो मुझे एक लगता है कि ये भरत मुनि कोई एक व्यक्ति नहीं थे, और कोई एक व्यक्ति इतना बड़ा ग्रंथ, इतना व्यापक ग्रंथ लिख भी नहीं सकता। तो इस तरीके से ये भरत नाम का कोई एक कलोपजीवी गण समाज होगा जिसका काम ही कला की आराधना करना था, नाटक की आराधना करना था, और उसके साथ में उनका वो व्यवसाय भी था, उनका वो पेशा भी था जिस पर वो अपना उदर निर्वाह करते थे। अब आप नाट्यशास्त्र में जाएंगे तो उसमें भी आपको 100 पुत्र दिखते हैं। अब बायोलॉजिकली, फिजिकली आप देखेंगे तो 100 पुत्र ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संभव ही नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि भरत के ये 100 पुत्र, उसके 100 शिष्य रहे होंगे, या वो 100 लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने नाट्यशास्त्र को बनाने में अपना सहयोग दिया है। तो लेकिन मैं ये मानने वालों में से हूँ कि कलोपजीवी, आयुधजीवी, श्रमजीवी, या जिनका पेशा ही नाटक था, उन लोगों ने ये नाट्यवेद की रचना या नाट्यशास्त्र की रचना की है। तीसरा एक है कि आप नाट्यशास्त्र देखेंगे तो ये कोई एक व्यक्ति ने एक ही समय में एक ही बार लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये संग्रह ग्रंथ है। इट्स ए कलेक्टिव लिटरेचर हम इसको कहेंगे, और उसके सारे उदाहरण, उसके सारे एग्जाम्पल्स आप खुद नाट्यशास्त्र में देखेंगे। और समय समय पर इसका संकलन होता रहा, संपादन होता रहा, पुनर्लेखन होता रहा, पुनर्संपादन होता रहा, उसका इंटरप्रिटेशन बार बार होता रहा, री इंटरप्रिटेशन होता रहा। तो ये करीब करीब कई हजारों सालों की प्रक्रिया है। उसके बाद में ये नाट्यशास्त्र आज जो हमारे पास में वो उपस्थित है।
दूसरा ये कहा जाता है, अगर हम लोग सतयुग, त्रेता युग, कलयुग की कल्पना में जाएंगे और उसका जो काल मापन है वो देखेंगे, तो करीब करीब आज हम कलयुग में हैं और सतयुग से हम लोग शुरू करेंगे तो 27 लाख वर्ष पूर्व सतयुग था। तो उसमें जो एग्जाम्पल आया है कि सतयुग में ये थे, उसके बाद में द्वापर युग में ये थे और फिर अब त्रेता युग शुरू हो गया वगैरह वगैरह। तो इस मिथक के आधार पर अगर हम देखेंगे तो 27 लाख वर्ष पूर्व नाट्यशास्त्र की रचना हुई ऐसा माना जाएगा। लेकिन एंथ्रोपोलॉजिकली, आर्कियोलॉजिकली, ऐतिहासिक दृष्टि से ये संभव नहीं है। तो जितने भी एविडेंसेस मिलते हैं वो बताते हैं कि ईसा पूर्व 200 से ईसा 200, मतलब आज से 1800 से 2400 साल के पूर्व इस नाट्यशास्त्र की रचना हुई है। और अगर 50 लोग विद्वानों के मैं उदाहरण दूं तो 50 में से 45 लोग ये मानते हैं कि ईसा पूर्व 200 से ईसा 200 के बीच में क्रमशः नाट्यशास्त्र की रचना की गई। तो ये एक तथ्य इस रूप में हमारे सामने है। दूसरा एक है कि अभी जो नाट्यशास्त्र आज हमारे पास में है ये 6000 श्लोकों का है। अगर इसके पूर्व में जाएंगे तो नाट्यशास्त्र में ही आपको एविडेंस मिलते हैं कि सबसे पहले ये नाट्यशास्त्र 36,000 श्लोकों का था, फिर 24,000 श्लोकों का हुआ, फिर 12,000 श्लोकों का हुआ और अंतिम अभी जो है वो 6,000 श्लोकों में हमारे सामने उपलब्ध है। तो इसका तात्पर्य एक भी है कि 36,000 का संपादन हुआ, 24,000 में बना, 24,000 का संपादन हुआ, 12,000 में बना, 12,000 को संपादित करते करते आज की जो प्रमाणित प्रति है उसमें 6,000 श्लोक है। लेकिन ये 12,000, 24,000 के थे, इसके एविडेंस में भी नाट्यशास्त्र में मिलते हैं, क्योंकि आदि भरत, जड़ भरत, वृद्ध भरत ऐसी एक बहुत पुरानी परंपरा हमारे इसमें मिलती है। दूसरा आप देखेंगे कि कुल जो अध्याय है नाट्यशास्त्र के वो 36, मतलब 36 अध्याय है, लेकिन कुछ जो प्रतियां है, पांडुलिपियां जो है उसमें 37, मतलब 36 अध्याय बताए गए हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 36वां अध्याय जो है उसी को डिवाइड करके 37वां अध्याय बनाया गया है। जैसा कि 36वां अध्याय शाप प्रकरण है, ये कुछ प्रतियों में उसी में नाट्यावतरण का अध्याय है, लेकिन जब 37 डिवाइड कर दिए तो शाप प्रकरण 36 में आ गया और नाट्यावतरण का जो प्रकरण है वो 37 में आ गया। अब नाट्यशास्त्र अगर मूल देखा जाए तो पहले के आप 5 अध्याय, उनके नाम मैं आप बताऊंगा, और अंत में ये 2 अध्याय 36, 37, इसके बीच में जो कुछ अध्याय है ये असल में नाट्यशास्त्र है, ये असल में नाटक का प्रयोग विज्ञान है। बाकी जो 7 अध्याय जो जोड़े हैं ये मूलतः विधिजन्य या पूजनात्मक इस तरीके के वो अध्याय है। तो ये जो बाकी के अध्याय है इसको भरत भी कहते हैं कि नाट्य एकादश संग्रह हमको उसमें मिलता है। तो ये नाट्य एकादश संग्रह पर ही प्रयोग विज्ञान आधारित है। तो ये मुख्य जो उसके तत्व है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके प्रकार पहला है रस, दूसरा है भाव, तीसरा है अभिनय, चौथा है धर्मी, पांचवा है वृत्ति, छठवा है प्रवृत्ति, सातवां है सिद्धि, आठवां है स्वर, नौवां है आतोद्य, 10वां है गान और 11वां है रंग। तो अब नाट्यशास्त्र को आप प्रयोग विज्ञान के रूप में देखेंगे तो प्रयोग विज्ञान के ये 11 तत्व है। दिस इज 11 एलिमेंट्स ऑफ द ड्रामेटिक परफॉर्मेंस। और ये पूरे जो जितने भी मैं एलिमेंट्स बता रहा हूँ ये पूरे के पूरे अभिनय केंद्रीय है। मतलब मूलतः नाट्यशास्त्र जो है ये अभिनय केंद्रीय नाट्यशास्त्र का ग्रंथ है, इसको आपको समझना होगा। और इसीलिए माना जाता है कि अभिनय की सफलता ही नाट्यशास्त्र की सफलता है, और ये अभिनय का एक्नॉलेजमेंट कौन करेगा तो दर्शक करेंगे। मूलतः इसीलिए 4 प्रकार के अभिनय भरत बताता है, जिसको चतुर्दिक अभिनय बोला जाता है, चतुर्विध अभिनय बोला जाता है। और आप सब लोगों को मालूम होगा क्योंकि ये श्लोक बड़ा फेमस है जो आचार्य नंदिकेश्वर का है,
उसमें भी इन चारों अभिनय का वर्णन है। तो वो ऐसा है कि आंगिकम भुवनम यस्य, आंगिकम भुवनम यस्य, वाचिकम सर्व वांग्मयम, आहार्यम चंद्र तारादि, तन्नु महासात्विकम शिवम। तो देखिए, आंगिकम भुवनम यस्य में आंगिक अभिनय, वाचिकम सर्व वांग्मय में वाचिक अभिनय है, आहार्य सर्व वांग्मय में आहार्य अभिनय है, और तन्नु महासात्विकम शिवम में सात्विक अभिनय है। तो इस प्रकार के ये चार अभिनय मूलतः बताए गए हैं। पांचवा और एक अभिनय का प्रकार बताया गया है, जिसको हम लोग चित्राभिनय कहते हैं। तो ये चित्राभिनय क्या है? ये एक तरीके का मूकाभिनय है। उस समय में आज जैसा लाइट्स है या म्यूजिक इस तरीके का है, हम लोग सीन चेंज करते हैं या कोई रंग सूचना देते हैं, तो उसके हमारे पास कुछ माध्यम है, उस समय में नहीं होते थे। तो उस समय चित्राभिनय का उपयोग किया जाता था। ये मूकाभिनय से एक अभिनय बना के आपको सिचुएशन बताई जाती थी, मौसम बताया जाता था, कोई पात्र का आगमन है वो बताया जाता था, या इस तरीके के दृश्य उसमें से बताए जाते थे। तो एक तरीके से चित्राभिनय जो है ये रंग निर्देशात्मक है, कथा निर्देशात्मक है, रंग सूचनात्मक है, इस तरीके से है। अब इन्होंने सामान्य अभिनय और आहार्य अभिनय दो में डिवाइड किया है इन्होंने अभिनय को। तो सामान्य अभिनय में इन्होंने आंगिक वाचिक सात्विक रखा, क्योंकि दिस इज रिलेटेड विथ आवर बॉडी और माइंड। और आहार्य अभिनय को प्रॉपर्टी के रूप में रखा, उसमें हस्त सामग्री और मंच सामग्री आते हैं। तो ऐसे दो डिवीजन उन्होंने वहां किए हैं। और जितने भी मैंने अभी अभिनय के प्रकार आपको बताया, तो भरत ने सबसे ज्यादा सात्विक अभिनय को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि पहले 5 अध्याय जो है वो नाट्यपत्ति, प्रेक्षागृह लक्षण, रंग दैवत पूजन विधि, तांडव लक्षण, पूर्व रंग विधान, ये 5 जो अध्याय है ये पूर्व रंग के है और ये पूजा विधान से संबंधित है। उसके बाद में बचते हैं करीब 31 अध्याय। तो अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं उनके नाम बताऊंगा, अदरवाइज मैं उसको स्किप करके मैं आगे जा सकता हूँ। सर, सारे प्रकरणों के नाम बताऊं या फिर आगे चलूं? हाँ, आगे बढ़े। ठीक है। तो आज तक इस तरीके से देखे जाएगा तो नाट्य शास्त्र की सैकड़ों व्याख्याएं लिखी गई है। फिर वो नाट्य शास्त्र कालीन भी व्याख्याकार है, नाट्य शास्त्र के परवर्ती व्याख्याकार भी है, कई लक्षण ग्रंथ भी है, टीका ग्रंथ भी है। इनकी भी नामावली बहुत लंबी है, 50-100 के आसपास, तो उसको भी मैं स्किप करता हूँ। तो कई व्याख्याकार, कई टीकाकार, कई लक्षण ग्रंथ जो है वो इसमें लिखे गए हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि नाट्यशास्त्र जो सबसे पहली बार हमें प्राप्त हुआ, क्योंकि ईसा पूर्व 200 से 400 के बीच में तो हमारे पांडुलिपियां हमारे पास उपस्थित थी, लेकिन उसके बाद में मुझे लगता है कि अभिनव गुप्त 1000 के आसपास हो गए। उसके पूर्व में अगर देखेंगे तो नाट्यशास्त्र के कोई संदर्भ प्रॉपर नहीं मिलते हैं। तो लेकिन एक संदर्भ है, लेकिन उसका कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप करना चाहूंगा। ईसा पूर्व 1200 में नाट्यशास्त्र की प्रथम पांडुलिपि तैयार थी, ऐसा कहा जाता है, लेकिन इसका कोई प्रमाण हमारे पास में नहीं है। आगे अगर हम जाएंगे तो 1789 में 1790 में 89 में संस्कृत नाटक का प्रथम अनुवाद होने का एक संदर्भ मिलता है। उसके पूर्व में आप जाएंगे जो भी कर्नाटक से रिलेटेड होंगे, तमिलनाडु से रिलेटेड होंगे, तो 1676 और 1855 के बीच में तंजावर जो तमिलनाडु का पार्ट है, तो वहां भोसले राजा राज करते थे। भोसले मतलब आप सब जानते हैं, शिवाजी महाराज के सौतेले भाई थे, वेंकोजी राजे। उन्होंने तंजावर में राज किया था। तो वहां सभी भोसले राजाओं ने, 8-10 भोसले राजाओं ने कई नाटक लिखे। तो उनके पास ये पांडुलिपि थी, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद में इसी समय में इनके जो प्रताप राजे, शाह राजे वगैरह थे, उनके सौतेले भाई, चचेरे भाई थे,
छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज। ये 1676 की बात है। तो इन्होंने भी नायिका भेद, सात शतक, नकशिक जो है ये नाट्यशास्त्र पर आधारित ग्रंथ लिखे। तो ये तात्पर्य कहा जा सकता है कि इनके पास भी नाट्यशास्त्र की प्रति उपलब्ध थी, लेकिन मिले नहीं, कहीं कोई प्रति कहीं भी मिली नहीं। फिर एक रेफरेंस आता है 1786 में विलियम जोन्स ने कालिदास का जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अनुवाद किया। 1884 में पहली बार रेग्नो और 1880-90 में ग्रासेट, ये दो पाश्चात्य विद्वानों ने कुछ अध्याय खोज कर उसको संपादित किया। 1894 में पहली बार नाट्यशास्त्र के सभी अध्यायों की अद्यतन पांडुलिपि तैयार की गई। इसे पहली संपूर्ण नाट्यशास्त्र की प्रत मानी जाती है, क्योंकि अब तक कभी छठवां अध्याय मिला, कभी 8वां मिला, कभी 10वां मिला, कभी 9, 10, 11 मिल गए, ऐसे विखंडित रूप में मिलते रहे। लेकिन 1894 में पहली बार ये मिला। 1894 में ही पहली बार, अभी तक पूरा विदेश में काम चल रहा था, पाश्चात्य देशों में काम चल रहा था, लेकिन 1894 में पहली बार भारतीय नाट्यशास्त्र की प्रत सिद्ध हुई, जिसका क्रेडिट जो है वो भारतीय विद्वान शिवदत्त दाधीच और पांडुरंग पुरब इनको जाता है। और इसी समय में उन्होंने निर्णय सागर प्रेस से इसको प्रसिद्ध भी किया था। इसके बाद में 1890 में नाट्यशास्त्र को इंडियन थिएटर के रूप में सिल्वा लेवी ने उसको लिखा है पुस्तक के रूप में। इसके बाद में इस बीच जो है तो ब्रांड बेबर है, स्टेन कोनो है, मैकडॉनल है, बिकीथ है, कर्नल जेको भी है, ये कई पाश्चात्य विद्वानों ने नाट्यशास्त्र की पांडुलिपियों पर बहुत बड़ा काम किया। और भारत में भी दाधीच है, पांडुरंग परब है, रामकृष्ण कवि है, मनमोहन घोष है, बलदेव उपाध्याय है। इन सारे लोगों ने नाट्यशास्त्र की प्रमाणित प्रत तैयार करने में काम किया। और मैं और स्किप कर रहा हूँ, वर्तमान में भी अभी तक 50 लोगों के नाम है जिन्होंने नाट्यशास्त्र का संपादन किया, व्याख्याएं की, उस पर टीका लिखी। तो उनको भी, उसको भी मैं यहाँ स्किप कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मेरा ये प्रयास था कि मैं आपको संक्षेप में नाट्यशास्त्र का एक परिचय करा दूं, क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम नाट्यशास्त्र के किसी एक मुद्दे को गहन गंभीर रूप से देखते, चर्चा करते, लेकिन मूल हमें मालूम नहीं होता है। नहीं तो सर, आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि आपको बताऊं कि इसमें जो हमारे प्रतिभागी हैं जी जी वो सिर्फ साहित्य के नहीं हैं, उसमें जी जी, साइंस के भी हैं हाँ हाँ, और मानविकी के भी हैं, अलग अलग क्षेत्रों से हैं। तो ये आपने बहुत अच्छा किया, धन्यवाद सर। ठीक है, मैंने इसीलिए संक्षेप में किया। और ये, मगर ये ध्यान तो आ जाए कि नाटक नाम की एक परफॉर्मिंग आर्ट है, इसी का ये नाट्य शास्त्र है, मतलब ये थिएट्रिकल साइंस हम इसको कहेंगे। तो उसका इतना विशाल रूप है, तो उसमें हम लोग अब उसका केवल एक लोक तत्व जो है बस उस पर बात करना चाहेंगे। और वो इसलिए जरूरी है कि अगर नाट्य शास्त्र को समझना है, नाटक को समझना है और उसका जो रिलेवेंसी है उसको देखना है, तो मुझे लगता है कि ये लोक तत्वों को हमें देखना है। तो नाट्य शास्त्र की लोक के प्रति क्या भूमिका है या क्या दृष्टि है? तो नाट्य शास्त्र में लोक इस विषय को अगर समझना है तो सबसे पहले हमें भरत की दृष्टि क्या है और नाट्य शास्त्र में जो लोक है उसको हमें समझना पड़ेगा। तो जितना भी अध्ययन मैंने किया, जितना मेरा आकलन है, उस पर मैं ये समझ पाया हूँ कि भरत के दृष्टि में जो लोक है ये अलौकिक लोक नहीं है, बल्कि लौकिक लोक है। इसका मतलब ही भरत के नाट्य शास्त्र में वर्णित जो काल है उस समय का समाज मतलब ही लोक है, और उसी को लोक के रूप में भरत के नाट्य शास्त्र ने वर्णित किया है। तो नाट्य शास्त्र के अध्ययन के पश्चात नाट्य शास्त्र में उपस्थित जो समाज मुझे दिखाई दिया है, वो समाज के आधार पर ही मैं ये कह सकता हूं कि ये समाज ही लोक है। यही भरत की अवधारणा थी और इसी के आधार पर हम भरत के लोक की अवधारणा को समझ सकते हैं। अब ये देखेंगे कि समाज तो विभिन्न विभिन्न जातियां, धर्म, पंथ, इन सभी से मिला जुला होता है, लेकिन नाटक का संबंध किन लोगों से था या कला से संबंध किन लोगों के था? तो मूलतः भरत नाम का जो कलोपजीवी, श्रमजीवी, जिसको आयुधजीवी कहेंगे, इन्हीं का ये काम था। क्योंकि तीनों वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय और
अपना वैश्य, इसमें कला की आराधना नहीं थी। मनोरंजन के लिए वो माध्यम उनके लिए था, पर आराधना और खुद काम करना ये उसमें स्वीकृत नहीं था। और इसके उदाहरण आपको मैं 50 धार्मिक ग्रंथ, इवन पुराण, ये सारे उदाहरण मैं दे सकता हूँ। तो मूलतः ये ऐसा समाज था तो जो शूद्र वर्ण में है या किसी वर्ण में भी नहीं है। तो इस रूप से हम देखेंगे कि ये एक बड़ा एक लोक धर्मी समाज, जो नाटक से संबंधित लोक धर्मी समाज जो है वो हमको यहाँ दिखाई देता है। अब नाटक की बात करेंगे, नाटक प्रस्तुत हो रहा है, नाटक किया जा रहा है। अगर आज की भाषा में आप सोचेंगे तो नाटक के स्क्रिप्ट लिखने वाले हो गए, डायरेक्टर हो गए, लाइट्समैन हो गए, वेशभूषाकार, मंचकार, मेकअप वाले, आर्टिस्ट, टेक्नीशियन, एक अपने आप में एक बड़ी 40-50 लोगों की मंडली हो जाती है। तो इस तरीके से समाज के रूप में हम नाटक मंडली को देख सकते हैं। जो भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है उस भाषा के रूप में व्याकरणकार होंगे, नाटक लिखने वाले होंगे। इसके बाद में नाटक में आर्य अनार्य का संघर्ष है, भाषा विधान पर बात की गई है, तत्कालीन सामाजिक अवस्था पर बात की गई है, तत्कालीन भूप्रदेश मतलब भूगोल पे बात की गई है, जाति जनजाति की बात की गई है, स्त्रियों की अवस्था पर बात की गई है। इसके अलावा नाट्य शास्त्र में नाट्य सिद्धि की बात की है, प्रेक्षागृह की बात की गई है। तो एक बहुत लंबे चौड़े बड़े पैमाने पे ऐसे कई विषय है जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि नाट्य शास्त्र काल में इस प्रकार का एक समाज उपस्थित था। अब जैसे मैं बार बार मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि ये सारे दृष्टिकोण से अगर आपने इसका अध्ययन किया तो आपको ये दिखेगा कि ये सारे जो लोग हैं ये अलौकिक विश्व नहीं है, ये पूरे लौकिक लोग हैं। जब हम एक नाटक मंडली की बात करते होंगे तो डेफिनेटली ना वाद्य बजाने वाले लोग होंगे, वाद्य बनाने वाले लोग होंगे, माल्याकार, आभरणकार, ऐसे कई कर्मी जो है, कई जो श्रमजीवी लोग है वो उसमें दिखते हैं। तो ये लौकिक समाज हमको इस बहाने दिखता है। तो अब मूलतः भरत क्या कहते हैं, अभी हम नाटक की तरफ आएंगे। तो नाट्य शास्त्र में लोग जो है वो कई शेड्स में, कई एंगल में हम देख सकते हैं। अब देखेंगे, जैसे मैंने ये समाज के रूप में बताया कि समाज के रूप में हमारे पास कलाकार के रूप में है, हमारे पास प्रेक्षक के रूप में है, हमारे पास में प्रासंगिक के रूप में है, तो नाटक मंडली नाटक प्रस्तुति करने वालों के रूप में है। दूसरी तरफ एक वो समाज है जो नाटक का मूल विषय भी है। ये तो नाटक करने वाले लोग हैं, देखिए एक नाटक देखने वाले लोग हैं। कई लोग ऐसे जो नाटक देखने वाले नहीं है बट समाज में उपस्थित है। तो ऐसा एक विशाल बड़ा समाज हमारे सामने है। तो इस समाज का जो जीवन है, उनके जीवन में घटने वाली घटनाएं हैं, उनके भाव भावनाएं हैं, उनके इमोशंस है, उनके प्रश्न हैं, उनका जीवन है, ये कुल मिलाकर तो इन्हीं का हम अनुकरण करते हैं, इन्हीं को हम इमिटेट करते हैं। तो इसलिए भरत कहते हैं कि नाटक जो है क्या होता है, तो नाटक लोकानुकीर्तन होता है, नाटक लोकानुवर्तन होता है, मतलब लोक का अनुकरण होता है, अर्थात समाज का भी अनुकरण होता है। और ये क्यों अनुकरण किया जाता है, नाटक क्यों किया जाता है? इतना सारा जो नाट्य शास्त्र लिखा गया उस समय में संस्कृत थिएटर था, आज भी पूरी दुनिया में नाटक हो रहे हैं, रंगमंच है। तो फिर इसका उद्देश्य क्या है, क्यों किया जा रहा है? तो भरत कहते हैं कि ये सारा काम जो है, ये सारा इसका उद्देश्य जो है ये लोक कल्याण के लिए है, ये लोक मंगल के लिए है, ये लोकहित के लिए है। और भरत बार 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 लोकहित, लोक मंगल, लोक कल्याण की बात करते हैं। तो इसमें आपको ये देखेगा कि नाट्य शास्त्र का लोक मंगल का जो पक्ष है, अर्थात समाज मंगल का जो पक्ष है, वो बहुत सॉलिड रूप में हमको दिखता है। और असल में यही लौकिक समाज नाट्य शास्त्र की आधारशिला भी है, आधार भूमि भी है। अब देखिए कि नाट्य शास्त्र तो बाद में बना, इसके पहले ये सारा जो नाट्य व्यवहार था वो तो चल ही रहा था। तो लोक रंगभूमि के रूप में, लोक नाट्य के रूप में
लोक नाट्य शास्त्र के रूप में ये सब हमारे पास में उपलब्ध था। अगर नाट्य शास्त्र ईसा 200 के बीच में आता है और पहले हमको जो रेफरेंस मिलते हैं तो वेदों से मिलते हैं। अब वेद में भले नाटक ना हो लेकिन ड्रामेटिक एलिमेंट आपको मिलते हैं। जितने भी संवाद सूक्त नाटक के 10वें मंडल में आते हैं वो सारे संवाद सूक्त है। महायाग यज्ञ विधि का प्रसंग हो, सोमयाग यज्ञ का प्रसंग हो, महाभारत रामायण में आए जितने भी प्रसंग है, इसका मतलब था कि नाट्य शास्त्र लिखने से पहले नाटक उपस्थित था। अब महाभारत में हम देखेंगे तो महाभारत में नाटक की बात है, तो राधा वल्लभ जी बताते हैं कि राधा वल्लभ त्रिपाठी जी बड़े स्कॉलर है कि ये आख्यान रूपी नाटक थे। उस समय लोकाख्यान थे, तो लोकाख्यान से भी नाटक डेवलप हुआ। तो ये बड़ी हजारों सालों के बीच में की प्रक्रिया रही है। तो इसके रूप में हम देखेंगे कि ये नाटक की एक लंबी लोक परंपरा रही है, एक सामाजिक लौकिक लोक रूपी परंपरा रही है। और उसमें क्या हुआ है कि इसमें लोक है, इसमें लोक ज्ञान है, इसमें लोक संस्कृति है, इसमें लोक दृष्टि है, इसमें लोक मानस है, लोक भाषाएं है। तो इसके रूप में नाट्य शास्त्र पूर्व काल में इस तरीके का एक लोक नाट्य शास्त्र भी उपस्थित था, ऐसी मेरी अपनी मान्यता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि देखने की दृष्टि क्या थी। किसी भी विषय का, किसी भी ग्रंथ का या किसी इस तरीके से जो विवेच्य विषय है उसके अंत में जाना है तो हमें सोचना होगा कि एक दृष्टि होती है। तो नाट्य शास्त्र रचना की जो पूर्व की दृष्टि है वो तो लोक शास्त्र की है, लेकिन जब उसका वैदिकीकरण हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि तब एक वेदाधारित नाट्य दृष्टि आई, जिसका आधार जो था वो वेद था, वेद सम्मत ज्ञान था या वेद था। तो इस तरीके की दो दृष्टियां भी हमको मिलती है। उसको हम कहेंगे एक वेद अधिष्ठित, वेद सम्मत, वेदाधारित नाट्य दृष्टि, और दूसरी है लोक धर्मी, लोकाधारित लोक दृष्टि, जो जिसमें से हमारा लोक धर्मी नाटक जो है या हमारा लोकाधिष्ठित जो नाट्य कला है उसका वहन होता है। तो ये दो दृष्टि आपको समझना बहुत जरूरी है। और इस हिसाब से देखेंगे कि नाट्य शास्त्र को रचने का पूरा कार्य जो है वो वेद अधिष्ठित दृष्टि से हुआ है। और इसलिए आप देखेंगे कि उसको पंचम वेद कहा गया है, उसको सर्ववर्णिक वेद कहा गया है। उसके बाद में वेदों के वेद का उपवेद भी कहा गया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे और फिर इसी दृष्टिकोण से आज की जो नाट्य शास्त्र है उसकी रचना हुई है। तो ये दृष्टि को आपको समझना जरूरी है। अगर ये दृष्टि आप समझ जाते हैं तो डेफिनेटली जो नाट्य शास्त्र की पूरी रचना है उसकी प्रक्रिया आपको समझ में आएंगी। अब देखेंगे कि लोक क्या है। तो पणिनि के अष्टाध्यायी हो या पतंजलि का आपका महाभाष्य हो या इवन नाट्य शास्त्र भी हो भरत का, तो इसमें लोक का अर्थ ये बताया है कि वेदोत्तर, शास्त्रोत्तर, सामान्य जन, इनको लोक कहा गया है। जो शिष्ट वर्ग में नहीं है, जो संभ्रांत में नहीं है, जो उच्च वर्ण में नहीं है, ऐसे लोग मतलब लोक। अब नागर सभ्य सुसंस्कृत समाज से परे ये ऐसा वर्ग है जो अशिष्ट है, निरक्षर है, ग्राम में है, अपरिष्कृत है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पिछड़ा समाज है, इसको लोक में रखा गया है। इसके बाद में अब लोक और कहाँ कहाँ दिखता है, तो ऐसा लोक जो है ये पूरा नाट्य शास्त्र में आपको दिखता है, या प्राचीन जो भी ग्रंथ है उसमें भी आपको दिखेगा। वो वर्ण व्यवस्था के रूप में आपको जो शूद्र है, अवर्ण है, उस वर्ग के रूप में भी आपको दिखता है। दूसरा है वृत्ति प्रवृत्ति जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण। जब भी कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं तो भरत वृत्ति और प्रवृत्ति की बात करते हैं, इस पर एक स्वतंत्र अध्याय भी है। इसके अलावा जो विविध प्रदेशों की बात कही है, जाति, वर्ण, वाद्य विधान है, ध्रुवा गायन है, नायिका भेद है, भूमिका विकल्पन है, नाट्य सिद्धि है, उसके बाद में चित्राभिनय है, नाट्य मंडली है, नाट्य मंचन, ये सब अध्याय में अगर हम जाते हैं तो इस प्रकार का ये जो लोक है ये आपको पूरा बिखरा हुआ मिलेगा। ये पूरा सारे चैप्टर्स में आपको वहां मिलेंगे। ये इसीलिए दिखेंगे आपको क्योंकि हमारी जो व्यवस्था थी सामाजिक धार्मिक, ये वेद पर आधारित थी।
तो इसलिए आपको यहाँ वर्ण भेद भी दिखेगा, यहाँ वर्ग भेद भी दिखेगा, जाति भेद भी दिखेगा, भाषा भेद भी दिखेगा। तो ये सारे भेद आपको दिखेंगे और इसी भेद के आधार पर आपको जो लोक है ये बहुत ही आप स्ट्रांगली उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब मुझे लोक के रूप में क्या देखता है, मैं चूंकि केवल नाट्य शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, मैं नाटक के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ मुझे जो नाट्य प्रस्तुति करने वाला है वो वर्ग दिखता है और उससे जुड़ा और भी बाकी समाज, वो श्रमजीवी है, वो कलोपजीवी है, वो आयुधजीवी है, वो काम करने वाला समाज है। तो ये इसकी रचना भी आपको पूरे नाट्य शास्त्र में दिखती है। एक तरफ तात्विक विवेचन तो उसका है ही, रसाधारित विवेचन उसका है ही, लेकिन इसके अलावा ये एक वर्ग भी हमको यहाँ दिखता है और इसकी सामाजिक रचना भी हमको दिखती है। तो मैं इसे कहूँगा कि ये हमारी एक तरीके से नाट्यशास्त्र कालीन लोक सामाजिक रचना ही है। दूसरा मुझे दिखा है, मैं जितना भी पढ़ता हूँ या मुझे समझ में आता है कि कई नाम उसमें आए हैं प्रदेशों के, तो ये पूरी जनपदीय संस्कृति मुझे यहाँ दिखती है। आपको मालूम है कि पहले कबीला था, कबीला से ग्राम बना, ग्राम से जनपद बना, जनपद से महाजनपद बना। तो इस तरीके से एक जनपदीय संस्कृति जो है वो हमको दिखती है। और आपको मालूम है, आपको जरूर ये मालूम होगा कि जनपदीय संस्कृति हमारी जो भी है बहुत विकसित संस्कृति थी। तो मैंने जब नाट्यशास्त्र में अनुशीलन किया उसमें देखा कि कई प्रदेशों के नाम मिल रहे, लोगों के नाम मिल रहे, और सेम टाइम में फिर मैंने उसके जनपद जो कल्चर है, जनपदीय कल्चर, उसका भी अभ्यास किया। तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि वो सारे नाम आपको नाट्यशास्त्र में दिखेंगे। अब मतलब देखिए कि जैसे एक उदाहरण के, मैं डिटेल तो नाम आपको बताऊंगा, लेकिन अंग है, अवंती है, कौशल है, पांचाल है, मगध है, वत्स है, शूरसेन है, ये 16 महाजनपद जो है, इसमें से ये जितने भी मैंने नाम बताए ये नाट्यशास्त्र में प्रदेश के रूप में आए हुए हैं। तो इस प्रकार अगर हमको नाट्यशास्त्र का भूगोल समझना है, क्योंकि लोग बगैर भूगोल को समझे नहीं समझा जा सकता, बगैर समाज को समझे नहीं समझा जा सकता, तो नाट्यशास्त्र में और लोग से रिलेटेड क्या क्या एलिमेंट आते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारा जो प्रदेश है, इसको जम्बू द्वीप कहा जाता था। तो ये जम्बू द्वीप में क्या क्या आता है तो इसमें हेमवत, हेमकूट, निषद, सुमेरु, नील, कैलाश और श्रृंग पर्वतों के नाम आते हैं। ठीक है, और ये आप मतलब जम्बू द्वीप का या भारतवर्ष का भूगोल देखेंगे तो उसमें प्राचीन समय में ये सारे प्रदेश है। कुछ पर्वतों के नाम उन्होंने बताए हैं, जिसमें महेंद्र है, मलय है, सह्य है, मेकल है, काल है, कालपंजर है, आदि पर्वतों का भी इसमें उल्लेख है। अब ये कौन से देश साइड में आते हैं, तो ये इसको दक्षिणापथ प्रदेश कहा गया है। ये मैं जितने भी नाम लिए मैंने, तो ये दक्षिणापथ प्रदेश कहा जाता है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि फिर दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है उसमें उसके अनुसरण में ये नाम लिए गए हैं। उसके बाद में आप आगे जाएंगे तो कौशल है, तोसल है, कलिंग है, यवन है, खस है, द्रमिल है, आंध्र है, महाराष्ट्र है, वेन्न है, वनवासिक है, ये नाम आते हैं। अब ये नाम कहाँ मिलते हैं हमको, तो विंध्याचल और दक्षिण समुद्र के जो बीच का एक प्रदेश है उसमें के सारे ये जनपद है। इसके बाद में हम देखेंगे तो अंग है, वंग है, कलिंग है, वत्स है, औड्र है, मागध है, पुंड्र है, इवन नेपाल भी है, अंतरगिरी है, बहिरगिरी है, प्लवंगम है, मलदा है, मलवर्तक है, ब्रह्मोत्तर है, भार्गव है, मार्गव है, प्राग ज्योतिष है, पुलिंद है, विदेह है और ताम्र है। ये सारे पूर्वीय प्रदेश बताए गए। तो ये भी सारे उस समय के जनपद है, छोटे जनपद। अब मध्य देश की बात करते हैं तो पांचाल है, शौरसेन है, कश्मीर है, हस्तिनापुर है, वाल्लीक है, शाकल है, मद्र है, उशीनर है। तो ये गंगा नदी का जो उत्तरी हिमाचली स्थित प्रदेश है वहां के ये जनपद है। अब पश्चिम में अगर हम जाएंगे तो पश्चिम में अवंती है, विदिशा है, सौराष्ट्र है, मालव है, सिंधु है,
सौवीर है, आर्बुदेय है, दाशार्ण है, त्रिपुर है और मूर्तिकावत प्रदेश है। तो ये जो सारा भाग है ये पश्चिम प्रदेश के जनपद हमको बताए गए हैं। इसके अलावा भी देखिए कि पांड्य, वत्स, सात्वत, कीकट, शबर, तुषार, अंबष्टक, सिमल, दरद, अभिशह, पिशाच, त्रिगर्त, प्राच्य, पल्लव, निषाद, ऐसे और कई 50 नाम इसमें आते हैं। तो आप देखेंगे कि जितने भी मैंने जनपद के नाम बताए तो ये सारे के सारे नाम प्राथमिक जनपद और बाद में महान 16 जनपद काल के नाम आते हैं। तो ये सारा प्रतिबिंब जो है ये नाट्य शास्त्र में है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि मौर्यन काल से पहले या बुद्ध काल से पहले जो जनपदीय काल था वहां से ये सारे सूत्र जो है हमको नाट्य शास्त्र में मिलते हैं। अब कुछ समाज इसमें होंगे ऐसा भी अगर देखा जाए तो, जिसमें गांधार है जो आज अफगानिस्तान में है, कंबोज है जो आज पाकिस्तान में है। इसके अलावा शकों का उल्लेख है, शक उनको सिथियन भी कहा जाता है। यवनों का उल्लेख है मतलब ग्रीक। इसके अलावा वाहलिक जिनको बैक्ट्रियन कहा जाता है। उसके बाद में पल्लव है। तो ऐसे कई विदेशी लोग भी और समाज भी और प्रदेश भी आए, क्योंकि ग्रीक आए यहाँ तो फिर इंडो ग्रीक का एक नया कल्चर निकला। सिथियन आए, शक आए तो इंडो सिथियन एक, क्योंकि भारत में बस गए थे और उनका अपना एक अलग राजपाट चल रहा था। तो ये सारे के सारे लोग जो है ना ये पूरे आपको यहाँ नाट्य शास्त्र में दिखते हैं। अब कुछ जातियां भी नाट्य शास्त्र में दिखती है। सर जैसे टाइम होगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं समअप करूंगा। जी नहीं, अभी हमारे पास है समय। जब संवाद का समय होगा तो फिर हम आपको बताएंगे। जी जी, मैं स्किप कर रहा हूँ और शॉर्ट में जैसे हाँ, जैसे बिल्कुल possible। बिल्कुल। और थोड़ा इस पर भी नजर रखें कि क्या भारत के नाट्य शास्त्र से पहले रंगमंच और नाटक की क्या परंपरा रही जिसका उसमें जिक्र आया है। जी, मैं इसका उत्तर पहले देता हूँ फिर आगे जाता हूँ। तो जी अभी सर, जी सर। देखिए सबसे पहला मतलब वैदिक काल में आप जाएंगे तो ड्रामेटिक एलिमेंट आपको बहुत मिल जाएंगे। जैसा मैंने वेदों का उदाहरण दिया है, महायाग यज्ञ का उदाहरण दिया है, सोमयाग यज्ञ विक्री का ये अपना सोम विक्री का उदाहरण दिया है, या महाभारत का जो साम सदाशिव वाला किस्सा है वो उदाहरण दिया है। तो ये एलिमेंट हमको मिलते हैं वेदों में, लेकिन उसके बाद में हमको नाटक नाम की चीज इस तरीके से नहीं मिलती। लेकिन पहला संदर्भ मिलता है पणिनि के अष्टाध्यायी में। तो उसमें आप देखेंगे कि नटसूत्रों का उल्लेख है और कृशाश्व और शैलालीन ये दो नाट्य पंथ या नाट्य गुरुओं का नाम मिलता है। तो करीब करीब ईसा पूर्व 400 के आसपास समय पणिनि का बताया जाता है। तो इसका तात्पर्य ये है कि उस समय में नाटक जरूर होते थे और नाट्य लेखन और जो भी प्रस्तुतिकरण होता था वो सूत्र रूप में था, क्योंकि सूत्रों का उल्लेख मिला है, नाट्य गुरुओं का उल्लेख मिला है। लेकिन एक नाटक के व्यवहार का जो एग्जाम्पल है, या नाटक होते थे, मंडलियां होती थी, ये सारी जानकारी जो हमको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। और आप देखेंगे कि केवल इतना बड़ा वो काम होगा कला से संबंधित कि गणिकाध्यक्ष नाम का एक स्वतंत्र मंत्री होता था उसका, या गणिका मंत्रालय उसको कहा जाता था, और जिसमें ये सभी कलाओं से रिलेटेड मतलब मसलों को देखा जाता था। सर आप बिलीव नहीं करेंगे, या बाकी लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है जी कि जी। अगर किसी को, क्योंकि देश की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और नाटक मंडलियां कई होती थी, तो कई राजा नाटक मंडलियों का उपयोग जासूसी के लिए करते थे। तो कौटिल्य इतने होशियार थे कि वो कहते थे कि भैया आप नाटक कर सकते हो, लेकिन आपको नगर में प्रवेश नहीं होगा, आपको नगर की जो सीमा है वहां आपको जगह दी जाएगी, वहां आपको जो भी सुविधा है वो दी जाएगी, पानी की वगैरह वगैरह जो भी है, और उससे उनके लिए शुल्क लिया जाता था। और इतना ही नहीं, तो जिनको नाटक देखने जाना है उनको पहले पास निकालनी होती थी ये गणिका अध्यक्ष मंत्रालय से। फिर वो एक तरीके का लाइजन है, मतलब लाइजनिंग का भी उस समय में होता था। और नाटक रात में वगैरह होते थे, ये नाटक देखने जाते थे। तो जब भी वो नाटक देख के रात को बाहर से आते थे तो कौटिल्य की या मौर्य की पुलिस उनको वहां रोकती थी
और बोलते थे कि कहाँ से आ रहे हो, बताते कि नाटक से, तो बताओ क्या एविडेंस है, तब वो पास उनको बताना पड़ता था। तो लाइजनिंग का एक काम भरत के कौटिल्य के समय में हम देख सकते, विस्तृत वर्णन उसका है। तो इसका मतलब कि ये नाटक बड़े पैमाने पर होते थे, और इतना ही नहीं तो उसको परजाया जीव, और एक खासियत ये है कि स्त्री मंडलियों की प्रमुख स्त्रियां होती थी, ऐसा भी उसमें लिखा है। जाया जीव लिखा गया, और जो उनका असिस्टेंट होता था उसको परजाया जीव लिखा गया। तो एक लंबी परंपरा उसमें दिखती है। लेकिन उसके बाद में फिर डायरेक्ट हमको पहला एग्जाम्पल मिलता है अशोक घोष के रूप में। क्योंकि भास का टाइम अभी सिद्ध नहीं हुआ है, अभी भी वादातीत है, लेकिन अशोक घोष का टाइम सिद्ध हो गया है। तो फिर आद्य नाटककार अशोक घोष को माना जाता है, और अशोक घोष के कई नाटकों का उल्लेख है। तो नाट्यशास्त्र पूर्व अगर देखा जाए तो ये उदाहरण आपको मिलते हैं। लेकिन अशोक घोष भी नाट्यशास्त्र को फॉलो करता है, ये भी मुझे निश्चित बताना पड़ेगा। जी जी जी। हाँ, अब ये बहुत विवादित कुछ विषय है, लेकिन मैं तो कार्बन डेटिंग हो या फिर साइंटिफिक जो डेटिंग का मामला हो या आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हो, इसी को मैं ज्यादा प्रमाण देता हूँ। तो अशोक घोष के प्रमाण मिलते हैं। कई स्तूपों पर अशोक घोष के नाटकों को तोरण के रूप में उकेरा गया है। तो इस तरीके से आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं या एंथ्रोपोलॉजिकल कुछ एविडेंसेस मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि उसे प्रमाण माना जाना चाहिए। अब दूसरा, नाट्यशास्त्र काल में मैं फिर लोक की ओर आ रहा हूँ। विविध जातियों के उल्लेख है। अब इसमें आप देखेंगे कि कौन सी जातियां है, तो किरात है, बर्बर है, आंध भी है। अब ये आंध मतलब मैं आपको बताऊंगा कि सातवाहनों को आंध कहा जाता था। जो इतिहास के छात्र उनको मालूम है कि जो भी राजवंश हमारे हो गए, तो दक्षिण में सातवाहन राज्य है जिनका भारतीय पुरातत्वीय विकास में और शिल्पकला में और साहित्य में बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है। उसके बाद में द्रमिल है, निषाद है, अम्बष्ट है, शबर है, शक है। शक मैंने जैसा सिथियन बताया था, तो ये शक हमारे यहाँ ईसा पूर्व 78 में आए हुए हैं, उसके पूर्व में नहीं है। अभी इसका उल्लेख नाट्यशास्त्र में मिलता है, तो मैं समझता हूँ कि ईसा पूर्व 200 और 200 वाला जो रचना काल वाला मामला है वो सही है। इसके बाद में आप ये जो है यवन है, यवन भी आपको मालूम है। यवन मतलब ग्रीक, ये भी हमारे यहाँ मौर्य काल से उपस्थित है। मेगास्थेनिस जो सेल्यूकस का जो राजदूत था, वो आया था हमारे यहाँ, ये भी आपको मालूम है। और दूसरा ये, इसके बाद में यवन के बाद में औड्र है, पुलिंद्र है, पांड्य है, बाल्लिक है। अब इसमें पुलिंद्र, पांड्य ये जाति बाहर देश से आई हुई है। जैसे मैंने इंडोसिथियन बताया, मतलब भारतीय शक, इंडो ग्रीक बताया, भारतीय यवन। तो ऐसे ये सब जातियां भी जो है विदेशी जातियां है। जैसे वाल्लिक है, ये बैक्ट्रियन लोग थे। सात्वत है, तो नाट्यशास्त्र में आप देखेंगे कि जो सात्वती और सात्विक वृत्ति का जो निर्माण बताया, तो सात्वत जाति से बताया। ये सात्वत जाति भी यहाँ है। तुषार है, पिशाच है, पल्लव है, केकय है। ये तो मैंने कुछ शॉर्ट लिस्ट किया है इसको। तो इसके अलावा भी और कई जातियां आपको नाट्यशास्त्र में मिलेगी। अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है, मैं फिर लोक और नाट्यशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में आता हूं। अब नाट्य कला से संबंधित एक श्रमजीवी, कलोपजीवी, आयुधजीवी जो वर्ग है, ये कितने प्रकार का है देखिए। ऐसे करीब करीब 100 लोग हैं जिनका संबंध नाट्य व्यवहार से, नाट्य कला से है। तो और ये आपको भी मालूम होगा कि ये जिसमें नट है, कुशीलव है, भाट है, चारण है, चित्रकार है, बढ़ई है जिसको कारुशिल्पी कहा गया है, जुलाए है, करमार है, रथकार है, नर्तक है, कलाबाज है, जादूगर है, सूत है, मागध है, बंदी है, वैतालिक है, पणिवादक है, कथावाचक है, वार्तिक है, पणिध्वनिक है, पणिस्वनीन है, वड़ाक्का है, वज्जीवना है, परजाया जीव है, शैलूष है, गणिका है, नाटकिया है, भरत है, शोभनिक है, ग्रांथिक है, डोम है, चांडाल है, व्रात्य है। और ये सभी जो जातियां हैं जो नाट्य कला से संबंधित है, आप देखेंगे कि ये सभी शूद्र वर्ण से रिलेटेड है।
इसमें कोई भी उच्च वर्ण का कलाकार नहीं है। अब आगे एक्चुअली जो रंगकर्मी है, एक्चुअली जो नाटक में काम कर रहे हैं या नाटक के मंच पर आ रहे हैं तो उसमें आपको अभिनेता है, शिल्पी है, कुशीलव है, भरत है, नाट्याचार्य है, सूत्रधार है, परिपार्श्वक है, विदूषक है, संगीताचार्य है, नाट्यकार है, वीणा वादक है, मृदंग वादक है, बांसुरी वादक है, गायक है, नायक नायिका है, रंग शिल्पी है, भरत लोग है, माल्याकार है, आभरणकार है, प्रसाधनकार है, सूतकार है। ये भी लिस्ट और 25-50 से बढ़ सकती है, मैंने उसको शॉर्ट लिस्ट किया है। तो ये भी जितने रंगकर्मी, नाट्यकर्मी आप देखेंगे तो दीज आर ऑल रिलेटेड विद अगेन द शूद्र वर्ण। तो बताने की कोशिश मेरी ये है कि ये जो लोक जिसको कहा है या जो लोक निर्माता है नाट्यशास्त्र का, तो ये आमतौर पर मुझे शूद्र वर्ण से दिखते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपको कई धार्मिक ग्रंथ पुराणों में है, उपनिषदों में भी है, अन्य आगे की कई कई धर्म ग्रंथों में भी है। तो ये डिवीजन जो है ये आपको जैसे ही वर्ण व्यवस्था आती है तो उसके बाद में की ये सारी व्यवस्था आपको दिखाई देती है। लेकिन ये वर्ण ऐसा है कि ये श्रमजीवी है, ये कलोपजीवी है, ये आयुध जीवी है, और इसमें इसका संबंध चित्रकला से, इसलिए चित्रकार है, शिल्पकला से है, संगीत से है, नृत्य से है, और जितना भी आप एंशिएंट आर्किटेक्चर अगर देखेंगे तो उसका भी संबंध है, और प्राचीन कालीन जितनी भी कलाएं का हम उल्लेख कर सकते हैं उस सब में ये लिखा है। अब भाषा के रूप में अगर आप देखेंगे तो भाषा के रूप में भी एक देव भाषा है, उसके रूप में हम संस्कृत को देखते हैं। एक लोक भाषा है, एक जाति भाषा है। तो देव भाषा के रूप में निश्चित रूप से संस्कृत का उपयोग होता है, और लोक भाषा के रूप में प्राकृत का उपयोग किया गया है। अगर आप नाट्यशास्त्र भी देखेंगे, 6000 श्लोक है तो कम से कम 3000 श्लोक संस्कृत के होंगे, तो 3000 श्लोक प्राकृत के होंगे। तो ये जाति भाषा इसको कहा गया है, क्योंकि इसमें भी संस्कृत की दो भाषाएं हैं। एक देव भाषा जो एकदम देव तत्व की भाषा कहा जाता है, और जाति भाषा की जो संस्कृत है वो देव भाषा और उच्च वर्ण की भाषा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये दो भाषाओं का उल्लेख है। तो इसमें भी संस्कृत को लोक भाषा नहीं कहा गया, बल्कि प्राकृत को लोक भाषा कहा गया है। तो प्राकृत लोक भाषा के माध्यम से भी हम लोक की जो यहाँ भाषा की उपस्थिति हम वो देख सकते हैं। अब संस्कृत भाषा जो है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब जो प्राकृत भाषा है, तो प्राकृत भाषा मतलब कोई एक प्राकृत नाम की भाषा नहीं थी, बल्कि उसमें 7 मुख्य भाषाएं थी। वो फिर विभिन्न प्रदेशों की और विभिन्न जातियों की ओर इशारा करती है। तो पहली कौन थी प्राकृत भाषा थी? तो मागधी थी। उसके बाद में दूसरी थी औड्र मागधी, तीसरी कौन सी थी? शौरसेनी, चौथी थी प्राच्या, पांचवी थी अवंती, छठी थी दक्षिणात्या, और आखिरी थी वाल्ली की। अब देखिए ये नाम बार बार जब मैंने प्रदेशों के नाम बताए, जातियों के नाम बताए, जो जाति जनजातीय के बारे में बताया उसमें भी ये आते हैं। तो अब भाषाओं में भी आप देखेंगे तो ये प्राकृत 7 भाषाएं हैं। तो नाट्यशास्त्र कितनी व्यापकता लिए है भाषाओं के भी बारे में, ये मैं आपको बताना चाहता था। अब ये जो 7 प्राकृत भाषाएं, इसकी और भी भाषाएं हैं। तो ये विभाषाएं कौन सी है? तो देखिए ये भी फिर रिप्रेजेंट करती है जाति, धर्म, वर्ण, प्रदेश या भौगोलिक जो स्थिति है उसको लेकर। जैसे कि शकारी है, तो ये शकार शब्द आपको मृच्छकटिक में मालूम होगा। शकार जो कैरेक्टर है मृच्छकटिक का, वो शकारी भाषा बोलता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ, उसके बाद में अभीरी है, चंडाली है, शबरी है। तो शबर जो है वो आपको रामायण में मिलता है, चंडाल आपको रामायण में मिलता है। उसके बाद में द्रविड़ी है, तथा वनचर भाषा भी एक है। तो ये वनचर का संबंध मैं जोड़ता हूँ आदिवासी समाज से या आदिम समाज से, या जो वनों में रहते हैं, तो उनकी एक अपनी एक भाषा, उसका भी उल्लेख नाट्यशास्त्र में है। तो बार बार नतमस्तक होता हूं मैं नाट्यशास्त्र के सामने कि क्या क्या नहीं है इसमें। बृहद विश्वकोश जो कहा गया वो ऐसे ही नहीं कहा गया,
और जिंदगी पूरी कम पड़ती है। आप कितना भी नाट्य शास्त्र का अध्ययन करो तो आप उस पर विजय नहीं पा सकते हो। अब ये जो मैंने आपको भाषाएं और उपभाषाएं पूरी जो बताई है, ये मूलतः सारी भाषाएं जो है ये लोक भाषाएं है। और लोक भाषाओं का मतलब है कि ये लोक भाषा और समाज ये अभिन्न है, इसको हम अलग नहीं कर सकते। इसलिए लोक भाषा मतलब ही समाज भाषा और लोक भाषा मतलब ही नाट्य धर्मी लोक धर्मी की भाषा, ऐसा हम उसको कह सकते हैं। अच्छा, इसमें और एक ये है, मैं जब लोक देखता हूँ, समाज देखता हूँ, मैं नाट्यशास्त्र के बाहर बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ। जो नाट्यशास्त्र में है उसी में जा रहा हूँ। तो एक ऐसा समाज भी नाट्यशास्त्र में है जो निषिद्ध माना गया है। अब इसमें कौन कौन से समाज है? तो इसमें पाशुपत समाज है, इसमें चारवाक समाज है, इसमें जैन मुनि समाज है, इसमें बौद्ध समाज है, इसमें पाषंड है, इसमें श्रमणक है, इसमें निरग्रंथ है, इसमें शाक्य है, इसमें काषायधारी है और विकलांग है। इनको नाटक से भरत ने दूर रखा है। इनको नाटक प्रयोग देखने के लिए जब भी प्रेक्षागृह बांधा जाता है तब, या किसी भी नाटक से रिलेटेड एक्टिविटीज से दूर रखा है, निषिद्ध माना है। लेकिन अंततः ये भी तो एक लोग है ना। तो यहाँ एक आपको दिखेगा कि जो मैंने पहले भी कहा कि वैदिक दृष्टि नाट्यशास्त्र की रही है, वेद का अधिष्ठान नाट्यशास्त्र को रहा है। और इसीलिए जो जो भी वेद निंदक होंगे या जो वेद को नहीं मानते होंगे, ऐसे सारे लोगों को नाट्यशास्त्र ने भी, चूंकि नाट्यशास्त्र वेदाधिष्ठित है, तो नाट्यशास्त्र में निषिद्ध माना है। लेकिन ये भी एक लोक, नाट्यशास्त्र के समय का जो लोक है उसमें हमें दिखाई देता है। लेकिन असल में देखा जाए तो नाट्यशास्त्र का मूल ही पंचम वेद के रूप में बताया गया है, या उसको सर्ववार्णिक वेद के रूप में बताया गया है। तो जब सर्ववार्णिक की बात की जाती है तो इसमें सर्ववार्णिकों का जो कंट्रीब्यूशन है अपना है, और वो ये पूरा, क्योंकि लोग जो है ये सर्ववार्णिक में ही डिवाइड है, तो ये सर्ववार्णिकम पंचम वेद कहा गया है, तो उसका दर्शन हमको नाट्यशास्त्र से होता है। अब नाट्यशास्त्र का, जब मैंने अभी पंचम वेद की बात बताई, तो पंचम वेद के बारे में जो सर्ववार्णिकम वाला जो है वो भरत ने इस शब्द में कहा है कि न वेद व्यवहारेय संश्राव्य शूद्र जातिषु तस्मात् सृजा परम वेद पंचम सार्ववर्णिकम। तो ये भी एक बेस, ये भी एक आधार है कि हमारा नाट्यशास्त्र यह सर्ववार्णिकों के लिए है, बावजूद इसके कि जो वेद निंदक कम्युनिटी थी उनको नाटक अलाउड नहीं था। दूसरा जो है कि जो वृत्तियां बनी है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बगैर किसी भी कैरेक्टर को डिफाइन करना है तो उसके वृत्ति के बगैर उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसमें और शूद्रों में भी कई जातियां थी। अभी मैंने जितनी बताई वो शूद्र वर्ण में सैकड़ों जातियां थी। अब कुछ जातियों के बारे में मैं इसलिए रेफरेंस दूंगा कि वो मैंने वहां उल्लेख नहीं किया है। वृत्ति प्रवृत्ति के निर्माण में चार वृत्तियों का रेफरेंस आता है। वो है भरत, कैशिकी, सात्वती और आर्भटी। अब मूलतः अगर देखा जाए तो ये चारों तत्कालीन जातियां थी। जैसे कि मैंने, भरत जाति तो है ही कलाकारों के रूप में, वो मैंने आपको बताया। कैशिकी, कैशक नाम की जाति थी। सात्वत प्रदेश की सात्वती जाति थी। और ये आर्बिट्रस नाम की एक जाति थी जिससे आर्भटी वृत्ति है। तो ये वृत्ति के रूप में भी हमको यहाँ जातियों के रूप में बिखरा एक जो लोक है, समाज है, वो हमको दिखता है। अब बार बार आप ये पूछ सकते हैं कि भैया ये इतना सब होने के बाद में भी कलाकारों को क्यों शूद्र माना गया? तो शाप प्रकरण जो है और नाट्यावतरण प्रकरण जो है 36, 37 वाला, तो उसमें आप देखेंगे तो निषिद्ध क्यों माना गया। जैसे अभी सर से भी बात हुई थी,
तो याज्ञवल्क्य स्मृति हो, मनुस्मृति हो, अमरकोश हो, राजतरंगिणी हो, नीलमत पुराण हो, यम स्मृति हो, देवल स्मृति हो, पतंजलि का महाभाष्य हो, मैत्रायणी हो, उपनिषद हो, गौतम धर्मसूत्र हो, अथर्व वेद हो, कौटिल्य अर्थशास्त्र हो और स्वयं ब्रह्मदेव रचित नाट्य शास्त्र हो। इस सब में जो कलाकार है, मतलब शैलुष है, भरत है, नट है, कुशीलव है, ये सभी को शूद्र माना गया है। तो ये कुछ प्रमाण मैंने आपको दिए हैं, इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि पंचवार्णिकम सर्ववार्णिकम होने के बाद में भी इस तरीके का एक अप्रोच हमको दिखाई देता है। चूंकि ये लोक है इसलिए हम इनको डिसऑन नहीं कर सकते। अब भरत पुत्रों के नाम भी आप देखेंगे, 100 पुत्र, एक तो बायोलॉजिकल 100 पुत्र वाला मामला वैसे खारिज हो जाता है। तो मैंने बताया कि ये शायद शिष्य होंगे उनके, या एक वो कलोपजीवी समाज के, गण समाज के वो गण होंगे, या वन ऑफ द पार्ट होंगे उनके। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें इससे कई नाम सर आप देखेंगे ना, तो कई नाम ये शूद्र जाति के नाम है, अनार्य जाति के नाम है। इतना ही नहीं तो नागवंशीय समाज से भी इनके नाम आते हैं। कई नाम जो है वो बहिष्कृत समाज से आते हैं, कई नाम जो है वो वेद बाह्य समाज से है, और कुछ कुछ नाम तो सर ऐसे है कि वो पढ़ के बिल्कुल मतलब हंसी भी आ जाती है कि ये ऐसे कैसे नाम हो सकते हैं। जी तो जी इसलिए मैं बता कि 400 साल का जो लंबा इतिहास है, इसमें कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन इसमें रहा होगा अलग अलग तरीके से। इसलिए एक एक हस्तलिखी रचना नहीं है, कई लोगों का कंट्रीब्यूशन इसमें डेफिनेटली रहा होगा। अब जो वृत्ति प्रवृत्ति की बात किया है, तो इसमें भी आप देखेंगे कि मतलब विभिन्न जो जनपद है या महाजनपद है, तो भरत कहते हैं कि विभिन्न जनपदों में जो भी प्रचलित नाना वेश, भाषा, आचार और वार्ता को स्थापन करने वाली जो वृत्तियां है, उसको प्रवृत्ति के रूप में स्वीकारिए और उसको चरित्र में समाहित कीजिए। ठीक है। अब अवैदिक जो ऐसे जनपदों में कौन कौन सी अवैदिक जातियां थी, तो मैंने पहले आपको वो सारे नाम गिनाए, जिसमें चांडाल है, शबर है, खस है, यवन है, कौन है, भिल्ल है, किरात है, नट, ये भी बहुत बहुत लंबे नाम है, उसको भी मैं मतलब शॉर्ट लिस्ट करता हूँ। जी अब जी जी, अब एक मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर आप नाट्य शास्त्र में जाते हैं तो लोक शब्द 6000 श्लोकों में करीब 2500-3000 बार वहाँ ये हुआ है। तो बहुत वो कैसे क्या है, जैसे कि लोकस्य, लोक सुखित दुखिते, लोकपाल, लोक वृत्तानुकरण, लोक व्यवहारेण नाट्य लोके लोकोपदेश जननन, लोकस्य, लोक प्रकृते, लोकनाट्यम, लोकोद्भव, लोक स्वभाव गुणत्व, लोक स्वभावश्च, लोकानुमतेन, लोकमतेन, लोकवार्ता। ये भी मैं स्किप कर रहा हूँ, ये भी कई नाम है मेरे पास। जी जी हाँ, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो जैसे लोकोद्भव वाला जो है बहुत मनो है। लोकानुवर्तते महत्वपूर्ण है, लोकादग्राह्य महत्वपूर्ण है, लोकोपचारा महत्वपूर्ण है। तो इसकी भी संख्या 250-300 है, तो इसको भी मैं यहाँ मैं स्किप कर रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। इसके अ, हमारे पास 15 मिनट के लगभग और हैं, तो और 2-4 मिनट में अगर आप इसको समेटेंगे, तो हम एक आध प्रश्न भी लेना चाहेंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं समाप्ति करना चाहूंगा, क्योंकि केवल ये बताना चाहूंगा कि जब तक हम नाट्य धर्मी, लोक धर्मी, ये जो विधियां बताई, ये प्रकार बताए हैं, ये भी नाट्य शास्त्र का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अब चूंकि ये नाट्य शास्त्र है, नाटक का साइंस है, इसलिए भरत ने लोक नाट्य शास्त्र पर कुछ नहीं लिखा है, लोक धर्मी पर बहुत ज्यादा नहीं लिखा है, लेकिन लोक धर्मी का उल्लेख बहुत किया है और उसकी एक वाक्य में उसकी व्याख्या भी की है। जैसे वो बताते हैं कि स्वभाव भाव पगतम, शुद्धत्वं विकृतम तथा लोक वार्ता क्रियोपेतमग्नम, लीला विवर्तिनीतम, स्वभावाभिनयोपेतम, नाना स्त्री पुरुषाश्रेयम, यदृश्य भवे नाट्यम लोक धर्मी तुषा स्मृता। तो इस तरीके से उन्होंने व्याख्या की है। इससे ज्यादा बहुत उन्होंने इसमें ये नहीं दिया हुआ है। और
उनका एक ही कहना है कि नाटक जो भी है वो लोक सिद्ध होना चाहिए। अब लोक सिद्ध मतलब क्या? तो लोक सिद्ध का मतलब ये है कि जो भी लोक नाट्य शास्त्र से संबंधित है उससे उसका परिष्करण होना चाहिए, उससे उसका निर्माण होना चाहिए और उसी में उसका समापन भी सफलतापूर्वक होना चाहिए। तो कभी कभी तो ये भी बोलते हैं कि लोग इतना व्यापक है कि हमको नाट्य शास्त्र में शास्त्र के रूप में मर्यादाएं है, लिमिटेशंस है, लेकिन जब भी ऐसी लिमिटेशंस आती है तो आपको फिर लोक के पास जाना पड़ेगा, आपको फिर लोक के पास जाना होगा, आपको लोक शास्त्र में जाना होगा, ये भरत कहते हैं। तो भरत बहुत ही उदारतावादी रचनाकार है और पूरे नाटक में भी देखेंगे कि वो जब जब बोलते हैं कि मेरी बात आपको समझ में नहीं आती है, मैं जो बता रहा हूं ये अधूरा है, अगर ऐसा कुछ भी होगा तो आप लोक में जाइए। तो लोक बिल्कुल। में और भी जो विद्वान होंगे वहां जाइए। और एक संदर्भ तो उन्होंने कोहल का भी दिया है कि इससे आगे की बात कोहल कहेंगे वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि नाट्य कला के संपूर्ण विकास में लोक का अर्थात लोक समाज का, लोक धर्म का, लोक जाति का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें रहा है। और ये कौन सा समाज था? मैंने बताया कि जो श्रमजीवी था, कलोपीजीवी था, आयुधजीवी था। और ये परंपरा ही भरत की परंपरा है, ये परंपरा ही भरत सूत्र की परंपरा है। और इसलिए आप देखेंगे कि भरत ने जो दर्शक है या नाट्य से संबंधित लोग हैं उनको सामाजिक कहा है। तो सामाजिक का संबंध आप देखेंगे, आप अगर वेदों में भी जाएंगे तो समन शब्द आता है, आप बुद्धिस्ट और जैन वांग्मय में जाएंगे तो समज्जा शब्द आता है, और आमतौर में हम समाज के रूप में उसको स्वीकारते हैं। तो इस तरीके से समाज अर्थात लोक नाटक का अनिवार्य आधार है और उसी पर आधारित पूरा हमारा ये नाट्य शास्त्र है। क्योंकि ये लोक व्यवहार है, नाट्य व्यवहार अंततः क्या है? तो लोक व्यवहार है। यही मुझे यहाँ बार बार मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं यहाँ रुकूंगा, केवल अंतिम ये एक बात बता के मैं रुकूंगा। एक्चुअली मैं बहुत सारे स्किप किया है, अभी भी एक 8-10 जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे विषय इतना मालूम है कि विशद है कि हाँ। तो भरत का जो लोक है, यह लोक स्वभाव सिद्ध है, यह लोक यात्रानुगामी है तथा लोक मंगलकारी है। भरत का लोक तत्व मानुषी है, ये ध्यान में रखना है, दैवी नहीं है। इसलिए भरत लोक का व्यवहार जो है, भरत जो है ये लोक व्यवहार का जड़वादी पक्ष प्रस्तुत करता है, जिसको मैं रैशनलिज्म बोलता हूँ या विवेकवाद बोलता हूँ या उसको वैज्ञानिक भी तरीके से बोला जा सकता है। तो मुझे लगता है कि जब भी कभी कोई शोध करना चाहेगा तो नाट्य शास्त्र की जो रैशनलिस्टिक अप्रोच है, उसका जो विज्ञानवादी अप्रोच है, इसको भी देखना बहुत जरूरी है। लेकिन वही अब पुराण क्या करते हैं या बाकी धर्म क्या करते हैं, वो नाट्य शास्त्र को या नाटक को अध्यात्मवादी पक्ष को रखते हैं, लेकिन भरत नाट्य व्यवहार का, लोक व्यवहार का जड़वादी पक्ष रखते हैं। और भरत ने अंततः इसीलिए भरत का लोक जो है, ये इसका जो लोक का व्यापक सिद्धांत है, ये बहुत ही व्यापक और विस्तृत है। और उसकी सिद्धता, उसका साइंटिफिक जो गेन है वो केवल लोक सिद्धता में है। और इसलिए अंततः कहता है कि जो लोक सिद्ध है वही नाटक है, जो लोक सिद्ध है वही पंचम वेद है, जो लोक सिद्ध है वही सर्ववार्णिकम वेद है, और जो लोक सिद्ध है वही नाट्य शास्त्र है। तो मैं यहाँ रुक रहा हूँ। जी सर। समय हाँ, कुछ एक आध प्रश्न हम बिल्कुल लेंगे बिल्कुल आप। कि एक आध कुछ प्रश्न तो मेरे मन में भी है। जी सर। इतना विशद रूप से और आपने सारी चीजों को रखा और पूरे व्यवस्थित ढंग से कि जो जिन्होंने कभी नाम भी नहीं सुना होगा जी भरत मुनि के इस नाट्य शास्त्र के बारे में, जी उन्हें भी उसके बारे में काफी जानकारी मिली इस पूरे व्याख्यान में। जी और जैसा कि आपने बताया कि बार बार कम से कम 2500 बार लोक की चर्चा होती है और अंततः जो है लोक सिद्धि की बात करते हैं। जो जो लोक सिद्धि हो, बिना लोक के रंगमंच नहीं हो सकता है। जी जी तो एक प्रश्न मेरे मन में अभी आ रहा था, मैं यहीं से शुरू करता हूँ जी सर। कि उन्होंने कुछ लोगों के लिए एक तरफ तो वेद सम्मत कहा,
और वेद निंदक को उन्होंने कहा कि नाटक से दूर रखा जाए। जी खुद मुझे गीता का श्लोक याद आ रहा था जी। कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अब हम्म। फिर वो आगे कहते हैं कि लोकेश्च वेदेश्च। तो आ, अपने धर्म में आने के लिए गीता में कृष्ण लौकिक धर्म और वैदिक धर्म दोनों को छोड़कर यहाँ आने की बात कहते हैं। लेकिन यहाँ पर वैदिक सम्मत करने के लिए कहते हैं कि इन इन को छोड़ो। इसमें एक पाशुपत आपने कहा, तो पाशुपत से क्यों कहा जाता है? अगर पाशुपत क्या अगर शिव से जुड़ा हुआ है तो उनकी तो पूरी की पूरी परंपरा वही नटों की परंपरा। और जहां तक मुझे जानकारी है थोड़ी सी कि नृत्य और संगीत को एक एक स्थायित्व देने में एक जी उनकी बड़ी भूमिका रही है। जी जी। असल में सर क्या है, देखिए अभी इसको मेरे भी मन में ये प्रश्न था, मैंने जब देखने की कोशिश की तो हमारे यहाँ दो बड़े कल्ट है, मतलब शैव और वैष्णव। तो शैव में तंत्र का जो प्रमाण है, तंत्र का जो वो बहुत बढ़ गया था। आपने देखा होगा कि जो शाक्त पंथ भी आगे निकला है, तो ये बहुत ही तांत्रिक है। ये आगे जाके ये स्मशान जोगी और फिर स्मशानों में वो भूत लगाकर वो सब करने वाले थे, ऐसे भी वो, तो उनसे इसको जोड़ा गया होगा ऐसा मुझे एक लग रहा है। मैंने कई जगह डिक्शनरी में इधर वो जोड़ने की कोशिश की, उसका इतना एलोबरेट नहीं मिल पाया। लेकिन जो साहित्यिक एविडेंसेस है उसमें यह बताया कि जो तंत्र मार्गी लोग थे शैव संप्रदाय में, और जो शमशान में जाकर या जंगलों में जाकर या इस तरीके से उसमें मतलब जो आम आदमी के हिसाब से वो जो कल्ट था वो बहुत ही मतलब हेय था कहो, या वो नहीं जुड़ने वाला था। तो ये तांत्रिक पंथ की ओर, शमशान जोगी की ओर या इस तरीके से इशारा करता है, जबकि है तो वो शैव का ही कल्ट। तो मे भी हो सकता है कि पशुपत उस हिसाब से उसको कहा गया हो। ये मेरा अपना एक अंदाज है। और जी कई सर। कई मिसकम्युनिकेशन भी है, आगे चल के पाषंड भी शब्द आता है। तो पाषाण उसको पाखंड से भी जोड़ा गया है। असल में वो पाली प्राकृत भाषा का शब्द है जिसको पाषंडीय कहा गया है। तो क्या होता था, जैन मुनि और बौद्ध मुनि को एक साथ देखे, उनको पाषंडी कहा गया उनको, क्योंकि ये वेद विरोधी तत्वज्ञान के लोग थे। तो भैया ये पाखंडी है, ये हमारे वेद का विरोध करते, तो इसलिए भी उनको पाषंडीय कहा गया। या निर्ग्रंथ जो है, निर्ग्रंथ का मतलब होता है कि जैन में दो कल्ट है, श्वेतांबरी दिगंबरी। तो निर्ग्रंथ मतलब दिगंबरी जैन मुनि, और इधर फिर पाषाण में आते हैं तो इधर श्वेतांबरी आ गए। तो ये जो संबंधित है, ये जो मुनि होते थे या जो तपस्वी होते थे या जो संसार मोह माया से मुक्त हो गए थे, और जो ये विरोध करते थे कि ये तो सब मोह माया है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि सभी ने विरोध किया है नाटक कलाकारों का, है ना। जी सर। जी सर। शूद्र माना, बिल्कुल। क्योंकि ये इसको कामच कला कहा गया है। हाँ। और कामच कला जब कहा गया है तो भैया ये आदमी को भ्रष्ट करती है। तो इसकी अनुमति जहाँ अध्यात्म वाली बात है वहां तो दी नहीं जाती है। दूसरा सर, मैंने जैसे पहले भी बताया कि मैं इतिहास के रूप में इसको देखता हूँ। जी तो सर। आप देखेंगे कि जनपद काल ईसा पूर्व 600 के पहले खत्म होता है, वहां से बुद्ध काल शुरू हो जाता है। फिर 400 से मौर्य काल शुरू हो जाता है, मौर्य के बाद में फिर शुंग काल आता है, फिर जी। कुषाण तक हम लोग आते हैं। तो बुद्ध के समय में बुद्ध हुए और महावीर हुए, ये दोनों जो धर्म है ये वेदों को नहीं मानने वाले थे, या वेदों के विरोध में उन्होंने अपना जो कुछ इंटरप्रिटेशन है उनका ये रखा। तो इस समय में दोनों दोनों वैदिक अवैदिक ये दो कल्ट जो है हमको बहुत सीधे स्पष्ट रूप से दिखते हैं। तो लेकिन है समाज, है लोग, है तो इसी समाज के। अब वो वैदिक थे इसलिए वो स्वर्ग में रहते थे, और अवैदिक पृथ्वी, ऐसा तो नहीं था। तो वो जो एक संघर्ष है वो भी मुझे इसमें दिखता है सर। जी जी जी। हाँ, वो भी एक संघर्ष दिखता है, वैदिक अवैदिक, वो संघर्ष मुझे यहाँ दिखता है।
और चूंकि मैं इतिहास के रूप में देख रहा हूँ, मैं कार्बन डेटिंग को देख रहा हूँ, मैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को देख रहा हूँ, मैं एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंस को देख रहा हूँ, मैं इंस्क्रिप्शंस को देख रहा हूँ, मैं जो भी पॉटरीज मिलती है या जो सिक्के मिलते हैं या जो क्या क्या है, तो मेरी एक कोशिश है कि एक प्रमाण रिसर्च इस पर हो और एक ये हो जो किसी द्वेष से पूर्वग्रह से परे हो, लेकिन एविडेंसेस तो हमको यही मानना पड़ेगा ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये भी संभव हो सकता है कि चूंकि ये लोक की कला थी, जी। शूद्रों की कला थी अगर सही ढंग से कहे तो, हाँ। और चूंकि समाज में इसे स्वीकार करने के लिए यह जरूरी था कि जी उच्च जी। वर्गीय लोगों का संरक्षण और स्वीकृति मिले, और हाँ, इसीलिए इसको वैदिक परंपरा से भी जोड़ने का प्रयास किया गया। आपने सर 100% सही बात की। मैं शुरुआत में मैंने यही बोला कि पहले पहले के 5 अध्याय और आखिरी के 2 अध्याय, इसमें जो भी मिथ कथाएं दंत कथाएं आई है, बीच में पूरा नाट्य प्रयोग नाट्य विज्ञान का सारे अध्याय है, लेकिन बीच बीच में भी ये जोड़े गया इसलिए कि उसको प्रतिष्ठा मिले, उसको स्थापित होने में मदद हो, और एक तरीके से ये क्या कहेंगे इसको कि समाजोपयोगी बने और सर्ववार्णिकम के रूप में एक उसको फिर से संभाल लिया जाए। तो ये तो डेफिनेटली एक भूमिका रही है, और ये सभी विद्वान मानते भी है कि जी वेदों के माध्यम से प्रतिष्ठित करने के लिए, क्योंकि सर क्या होता है देखिए, और इतने विसंगति है इसमें। अब आपने देखा होगा कि इंद्र खुद हाथ पैर जोड़ने जाता है ब्रह्मा से कि भाई ये देखो ऐसे ग्राम में धर्म का ये हो रहा है, ये सब हो रहा, कृपा करके प्लीज कोई एक ऐसा क्रीड़ा प्रकार दीजिए। अब सर आप ब्रह्म पुराण में जाएंगे तो इतनी गालियां मारी है इंद्र को, और इंद्र का वैसे भी कैरेक्टर के रूप में आप देखेंगे तो बहुत सही वर्णन वो नहीं आया है। तो ऐसी कई विसंगतियां भी कई सारी है। तो बिल्कुल इसीलिए मेरा ये कहना है कि ये एक आदमी ने लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, हर आदमी ने आपने कई प्रक्षिप्त भी उसमें है ना। बिल्कुल। तो इतना सब है वो, एक लेकिन प्रश्न है डीएस नेगी साहब का। जी सर। वो कह रहे हैं कि लोक रंगमंच की सामाजिक सद्भावना लाने में जो हाँ भूमिका रही है उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। सर, मैंने पहले ही बोला कि लोक की और नाट्य शास्त्र की मूल मूल उद्देश्य ही लोक मंगल, लोक जी कल्याण, लोक हेतु है। तो बिल्कुल। ये जब ये केवल यहाँ लोक नाट्य में नहीं, संस्कृत में भी वही है। संस्कृत में जो हम नांदी गाते हैं उसमें भी लोक कल्याण, लोक हित, लोक मंगल या मंगलाचरण उसमें करते, तो हम लोग क्या करते हैं, राजा का मंगल हो, इसका मंगल हो, उसका, सबका मंगल ही मंगल करते हैं। तो नाटकों का मूल उद्देश्य ही लोक मंगल, लोकहित, लोक कल्याण। बिल्कुल तो ये तो बड़ी व्यापक और बहुत मतलब बहुत विस्तृत रूप में गया है। और इसलिए भी हम मानते कि भैया मतलब सोशल कमिटमेंट, समाज कलाकारों ने सोशल कमिटमेंट माननी चाहिए। क्यों माननी चाहिए? क्योंकि समाज के प्रति हमारा कुछ देना है। तो जी समाज के प्रति देना है तो हमारा माध्यम है नाटक। तो तभी हम नाटक के माध्यम से ही कोई अच्छा उपदेश, कोई अच्छी मॉरल बातें, कोई अच्छी सुधारना वाला चीज, तो इतना तो हम करते ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आ, सर एक प्रश्न काफी मैं आपको बताऊं कि लोग लगभग 125-30 के लोग लगातार जुड़े हुए हैं जी सर। और अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं कि जी और उसमें दीनदयाल जी हैं, अस्मिता गुप्ता जो कि दौलत राम कॉलेज की बोटनी की हैं, और उन्होंने लिखा है कि बहुत सारी जानकारी हमें मिली, अलग तरह की जानकारी। अभी नाम क्या बताया बॉटनी की मैडम का? बोटनी के मैडम हैं डॉक्टर अस्मिता गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ बोटनी, जी। दौलत राम कॉलेज। तो अस्मिता जी के उपयोग की बात मैं ये बताना चाहूंगा कि नाट्य शास्त्र में जो जी जी रंगों का उल्लेख किया गया है, जी जी या आहार्य अभिनय में जो पुष्प बनाया जाता है, जी। तो उसके जो रंग है वो वनस्पति से बनाए जाते थे, या तो वनस्पति शास्त्र का भी संबंध नाट्य शास्त्र से है। ओ, आगे बोलिए। बहुत बहुत अच्छा। सर एक प्रश्न जो है ये है कि जैसे कि उस समय का जो लोक आधारित रंगमंच को एक शास्त्रीय रूप दिया गया, जी और बाद में एक तरफ
शिष्ट नाटक जिसको कहते हैं, शास्त्रीय नाटक कहते हैं, और लोक नाटक के बीच में इतनी दूरी क्यों होती चली गई? और कहीं ना कहीं से उसी लोक से, जिस भरत जो बार बार कहते हैं कि लोक के लिए है, जो लोक स्वीकार करे उसी को आप नाटक कहो। लेकिन धीरे धीरे जो लोक स्वीकार्य अर्थात जनमानस अर्थात विस्तृत जनता स्वीकृत चीजें एक तरह से हाशिए पर चलती गई, और ये शिष्ट जनों के लिए, महलों के लिए केंद्रित होती गई। थोड़ा इस पर अंत में प्रकाश हो जाए तो अच्छा है। देखिए, लोक का मतलब ही वो कौन सा समाज है, मैंने आपको बताया। तो लोक की परंपरा तो कई हजारों सालों से आज भी चल रही है। तब भी लोक नाट्य होते होंगे, 1000 साल पहले भी होते थे और आज भी हो रहे। लेकिन जब इस कला को शास्त्रीय रूप दिया गया, एक साइंटिफिक फॉर्मेट में उसको बैठाया गया, तो उसमें की जो एस्थेटिक्स वैल्यू है या जो कलात्मक वैल्यू है या जो उसके विधि निषेध और स्वीकारोक्ति वाले जो भी मुद्दे बनाए गए, तो उसमें शास्त्र के अनुरूप सब बताए गए। अब देखिए, आप कोई भी एक लोक नाट्य आपके सामने लाइए तो वो बहुत स्वयं स्फूर्त होता है, उत्स्फूर्त होता है। उनके कोई ऐसे बने बनाए नियम, और कभी आज नियम बन गया कल टूट जाता है, तो ये। लेकिन नाट्य शास्त्र में आप जाएंगे और आपको बताया गया कि आपको आकाश भाषित अब ये संवाद करना है, तो आप लोक के हिसाब से संवाद, आकाश भाषित का जो पोजीशन होगा या जनांतिक का जो पोजीशन, उसी हिसाब से आपको करना होगा, क्योंकि ये शास्त्र है। तो जहाँ शास्त्रीयता आ गई, तो शास्त्रीयता और लोक में जो है ये थोड़ा इतना डिफरेंस तो आता है। अब बताए कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग एकेडमिक फील्ड के लोग हैं, और वही आप खेती वाला लाइए, है तो वो भी आदमी है, हम भी आदमी। जी जी बिल्कुल। तो वो तो एक डिफरेंस रहेगा ना, आचार विचार में रहेगा, पढ़ाई लिखाई में रहेगा। लेकिन इसका मतलब वो कम है ऐसा नहीं है। वो जो खेती वाला किसान होगा, वो केवल पीएचडी नहीं, वो खेती में डिलीट भी हो सकता है ना। वो जो भी कृषि कर्म है उसमें पीएचडी हो सकता है, इतना ज्ञान उनके पास में है। वो बादल देख के बता सकते हैं कि बारिश आने वाली कि नहीं आने वाली है। तो जो कल्टीवेशन वाला है या जो एग्रीकल्चर वाला मामला है, उसका वो ये है। लेकिन उसको अगर आज के परिभाषा में और कॉमन सेंस में और इसमें अगर लाए, तो वो पीछे पड़े, क्योंकि वो लोग का पार्ट है, हम लोग शिष्ट जन के पार्ट है। लेकिन आज भी वो कायम है। और आमतौर पर उस वक्त क्या होता था, जैसे ये भेदभाव तो था, जैसे मैंने वर्ण भेद बताया, वर्ग भेद बताया। जब आपको संस्कृत भाषा अलाउड ही नहीं है बोलना, जैसे आप भाषा विधान अगर नाट्य शास्त्र का देखेंगे, तो उसमें आपको दिखता है कि जो दैवी कैरेक्टर हो, राजा हो, वही संस्कृत बोलेगा। लेकिन सारी स्त्रियां ये प्राकृत भाषा बोलेगी, या शौर सैनी एरिया मतलब मथुरा वाला, ये वाल्मीकि भाषा बोलेगा, ये प्राच्या बोलेगा। ये तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है, ये तो इसी के आधार पर हुआ है ना। और दूसरी बात ये है कि भरत ने लोक कहा है, तो इसका मतलब नहीं है कि वो डिवाइड हो गया। लोक तो संस्कृत थिएटर में भी है, लोक नाट्य शास्त्र में भी है। लोक को तो वैसे हम अवॉइड कर ही नहीं सकते ना। बिल्कुल तो जब नाट्य शास्त्रीय रूप में संस्कृत नाटक देख रहे, तो वहां के जो दर्शक होंगे वो भी तो लोक ही है। बिल्कुल। वहां जो नाटक प्रस्तुत कर रहे वो भी लोग है। तो ये मामला है। तो असल में इसको सोशल साइंस की दृष्टि से, एंथ्रोपोलॉजी की दृष्टि से, साइकोलॉजी की दृष्टि से, बिहेवियरल साइंस की दृष्टि से, ये जितने भी ह्यूमैनिटिक्स के साइंस रिलेटेड है, उस सब तरीके से हमने इसको देखने की जरूरत है। क्योंकि एक केवल आप कला के रूप में उसको नहीं देख सकते। अब जैसा मैंने बताया, मैंने अभी कुछ दिनों पहले अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय भोपाल, वहाँ तो भारतीय ज्ञान परंपरा में इस पर मैंने व्याख्यान दिया था। तो मैं जब काम कर रहा था, तो मैंने देखा कि ये रसायन शास्त्र से जुड़ता है, ये भौतिक शास्त्र से जुड़ता है, ये मतलब कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं था जिससे वो नहीं जुड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो ज्ञान ज्ञान पर हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा का एक बहुत बड़ा सोर्स भी नाट्य शास्त्र है ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बशर्ते कि आप उसको साइंटिफिक तरीके से, रैशनल तरीके से देखेंगे तो। बिल्कुल अन्यथा बिल्कुल। अन्यथा फिर वो हमारे लिए एक पोथी है, पुराण है, एक वेद है, एक धार्मिक ग्रंथ है इसे। लेकिन इसके बजाय जो एक एक पूरा जीवन हमको दिख रहा है, एक पूरा समाज हमको दिख रहा है, एक पूरा लोक हमको दिख रहा है, जिसको आप यथार्थ से बाहर नहीं निकाल सकते,
क्योंकि ये यथार्थ चित्रण है। नाट्य शास्त्र समाज का, लोक का यथार्थ चित्रण है। आप उसको दैवी और इस तरीके से अलौकिक रूप में नहीं बांध सकते हैं। और इसलिए मैं बार बार, जैसे मैंने बोला कि लोक से लौकिक आता है, तो ये एक लौकिक संसार है नाट्य कला। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी सर, धन्यवाद। सर इतना शानदार व्याख्यान, और कैसे ये समय हमने सब बिल्कुल समय पर शुरू कर दिया था, जी जी और ये 1.5 घंटे का वक्त कैसे कटा हमें बिल्कुल पता नहीं चला। जी आपने विस्तार से एक संस्कृत के ऐसे ग्रंथ के बारे में इतनी बारीक जानकारी दी कि निसंदेह हमारे जो प्रतिभागी हैं वे समृद्ध तो हुए ही हैं, हम भी बहुत समृद्ध हुए हैं। और आगे जो ये आपकी रिकॉर्डिंग रहेगी हमारे आर्काइव में, इससे न जाने कितने आने वाले लोग, भविष्य के लोग भी समृद्ध होंगे। सर, सर रिकॉर्डिंग मुझे जरूर भेजिएगा, मैं थोड़ा सा। शाम तक सर यूट्यूब का लिंक आपको भेज दूंगा, शाम तक यूट्यूब पर ये अपलोड हो जाएगा, जी तो आपको जरूर भेज दूंगा। सर किन शब्दों में आपको धन्यवाद करूं, ये मुझे, मेरे पास शब्द नहीं है। और धन्यवाद करना कई बार औपचारिकता होती है, और आपसे इस तरह से अनौपचारिक रूप से जुड़ गया हूं, और आपका व्याख्यान इतना कुछ अनौपचारिक हुआ है कि बस यही कहूंगा कि हमारे महाविद्यालय से आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हमारे साथ जुड़े रहे ऐसे ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं आप सभी का आभारी हूँ। और खास तौर पर जो भी सुनने वाले हैं, क्योंकि ये विषय इतना कठिन और कई बार बहुत बार बोरिंग हो जाता है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, जब भी व्याख्यान देने जाता हूँ उनको बोलता हूँ 10-15 मिनट भी हुए, अगर आपको रुकना है तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ। लेकिन इतना पेशेंस रख के रुका, तो मैं आप सभी लोगों का आभारी हूँ। और सर, हम जरूर आपके संपर्क में रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारी जो अगली वक्ता है डॉक्टर मोनिका ठक्कर जी, वो हमारे बीच पहुंच चुकी हैं। तो